वेलकम फ्रेंड्स। आदर्श आचार संहिता से संबंधित यदि आपके दिमाग में किसी भी तरह का प्रश्न है तो वो इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आदर्श आचार संहिता से संबंधित सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताने ज़रूरी हैं। वो कुछ बातें हैं वो बता देता हूँ मैं, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक घंटी का निशान भी आ जाता है, इस पर भी क्लिक कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके इलेक्शन से संबंधित आपको और भी दूसरे वीडियोस हमारे देखने हों तो आपको यहाँ पे हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी इलेक्शन ट्रेनिंग 2019 की। उसके अंदर आपको इलेक्शन से संबंधित जो भी आपके वीडियो, आपको जो भी किसी भी तरह का आपकी समस्या हो वो आपको यहाँ पे इलेक्शन ट्रेनिंग 2019 के अंदर आपको मिल जाएगी। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 17 वीडियो हैं। जैसे कि इस पहले वीडियो के अंदर PO ये है, इसके बारे में है। हर वीडियो के बारे में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इस वीडियो की साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर वीडियो के बारे में बताऊँगा तो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर वीडियो जो है एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर बनाया हुआ है और आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं सारी जो इलेक्शन की जो ट्रेनिंग है ये आपको यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद में तीसरी बात जो है वो यह है कि हमारा एक एप्लीकेशन है ARJ ग्रुप। इसके अंदर भी हमने इलेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ मैटर रखे हैं, इलेक्शन एंड BLO। आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका मैं कलर है वह चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये दिख जाए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन एंड BLO। तो ये इसके अंदर आपको इलेक्शन से संबंधित जितने भी आदेश हैं, फॉर्मेट हैं, जो भी आपको जैसे PL के आदेश हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपको चुनाव ड्यूटी से संबंधित दिशा निर्देश हैं, या फिर आपको इसमें PDF के अंदर जितना भी मैटर होता है वो सारा इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से अगर किसी तरह का आपको इलेक्शन से संबंधित अगर आपको मैटर डाउनलोड करना हो तो वो आपको हमारे इस ARJ ग्रुप एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप डाउनलोड करके यहाँ से एक इलेक्शन एंड BLO कैटेगरी मिलेगी, इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपका ज़्यादा समय ख़राब किए बिना चलते हैं अपने आदर्श चुनाव संहिता जो है उसकी तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं उसके बाद में आचार संहिता जो होती है, आदर्श आचार संहिता, ये लागू हो जाती है। और इसके अंदर बहुत सारे कुछ नियम हैं, कानून हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है कि आचार संहिता लगने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आदर्श आचार चुनाव संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक संग्रह है जो चुनाव से पहले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव को निगरानी करने की शक्ति देता है। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से परिचालित जिस तारीख से चुनाव की घोषणा की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संशय यहाँ पे खत्म होता है कि आदर्श आचार संहिता कब से लागू होती है। तो आदर्श आचार संहिता उस तारीख से परिचालित जिस तारीख से चुनाव की घोषणा की जाती है। उसके बाद में अब इसका क्या उद्देश्य है ये देखते हैं। तो आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य, पहला है, आदर्श आचार संहिता उस दिन से अस्तित्व में आ जाता है जब भारतीय निर्वाचन आयोग ने आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है जो चुनाव पूरा होने तक लागू रहता है। और यहाँ पे एक दूसरा बिंदु भी क्लियर हो जाता है कि आदर्श चुनाव संहिता कब लागू होती है और कब खत्म होती है। चुनाव की घोषणा से लगाकर चुनाव पूरा होने तक यह रहती है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आचरण के लिए यह निष्पक्ष चुनाव के आचरण के लिए एवं अनुकूल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसके अलावा सभी पार्टियों के लिए एक समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करता है। अब अपन देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं। तो आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा लागू नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे अन्य विधियों से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अगला है कि आदर्श आचार संहिता के पीछे तर्क क्या है। तो पहला है कि आदर्श आचार संहिता का एक दृश्यमान और कठोर प्रवर्तन चुनाव की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हितधारकों और मतदाताओं को विश्वास दिलाता है।
यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं के प्रतिरूपण, रिश्वत और प्रलोभन, मतदाताओं के लिए धमकी जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को इस तरह से रोका जाता है। अब देखते हैं आदर्श आचार संहिता के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रमुख बिंदु में पहला है कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य का निष्पादन, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य का प्रचार अभियान, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और हस्तांतरण और पोस्टिंग, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा रेस्ट हाउस, डाक बंगला और अन्य सरकारी आवास का उपयोग, मंत्री राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दौरे के संबंध में प्रावधान, अधिकाधिक एयरक्राफ्ट, वाहन, झंडे आदि का उपयोग, लाउड स्पीकर का उपयोग, पुस्तिका, पोस्टर और अन्य मीडिया गतिविधियों का मुद्रण। इन सभी के ऊपर ये जो बिंदु दिए गए प्रमुख बिंदु, इन सभी के ऊपर मुख्य रूप से ये फर्क पड़ता है आदर्श आचार संहिता का। और यहाँ पे एक नोट के अंदर नीचे दिया गया कि आयोग ने मॉडल कोड पत्र संख्या इतने इतने और बीई दिनांक इतने के प्रति दृश्य के सीधे रक्षा बलों से संबंधित मामलों में छूट दी जा सकती है। रक्षा बलों से संबंधित मामलों इसमें छूट मिल सकती है। अब देखते हैं आदर्श आचार संहिता पुलिस अधिकारी और शासकीय कर्मचारी के लिए क्या है। तो पुलिस अधिकारी के लिए चुनाव की घोषणा के साथ शुरू होने वाले चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए संघ या राज्य का कोई भी मंत्री निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के किसी भी संबंधित अधिकारी को नहीं बुलाएगा। सेकंड है केवल अपवाद तब होगा जब एक मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी क्षमता में या एक मुख्यमंत्री कानून या व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी आपात स्थिति के संबंध में एक निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक यात्रा करता है। अगला है आदर्श आचार संहिता की सभाओं के अंदर पहला बिंदु है कि किसी पार्टी या दल की प्रस्तावित सभा के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी पार्टी दल की सभा के स्थान पर कोई निर्बाधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसा आदेश हो तो कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। तीसरा बिंदु है प्रस्तावित सभा के लिए दल या पार्टी द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग और अन्य किसी सुविधा के लिए सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है या नहीं, यह स्थानीय पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। बिंदु संख्या 4 है सभा में विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस की सख्ती से निपटना चाहिए और आयोजकों से मदद लेनी चाहिए। बिंदु संख्या 5 के अंदर दिया है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थायी और गतिशील वाहनों पर लगे लाउड स्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद और संबंधित अधिकारी की बिना पूर्व लिखित अनुमति के ना किया जावे। अब बात करते हैं जुलूस के ऊपर। तो आदर्श आचार संहिता का जुलूस पर क्या फर्क पड़ता है। पहला बिंदु है स्थानीय पुलिस को जुलूस के आयोजन के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और कहां पर जाकर समाप्त होगा। जुलूस के आयोजन स्थान, निकालने वाले मार्ग और जुलूस की समाप्ति के स्थान पर पुलिस की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिंदु संख्या 3 के अंदर है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरेगा उसमें कोई निर्बाधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जुलूस के लिए विशेष रूप से छूट न दी जाए तब तक निर्बंधों का पालन होना चाहिए। इसके अलावा जुलूस के समय यातायात व्यवस्था का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला बिंदु है कि जुलूस की व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जहां वहां हो सके जुलूस को एक तरफ ही रखा जाए। यदि हो पार्टियों के अलग अलग जुलूस एक ही रास्ते से निकालने वाले हों तो उनके समय में आंशिक परिवर्तन कर जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के आपसी टकराव की संभावना से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक हुई तो राजनीतिक दलों के नेताओं को से पुलिस अधिकारियों द्वारा संपर्क किया जा सकता है। पार्टियां यथासंभव उन स्थानों के पास जहां दूसरों द्वारा सभाएं आयोजित की जा रही हैं वहां पे जुलूस नहीं निकालें। जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करें कि किसी कार्यकर्ता के पास आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार तो नहीं है। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आदर्श आचार संहिता के बारे में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला बिंदु है आधिकारिक एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए गए खतरे की धारणाओं के अनुसार सभी मंत्रियों और राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं की सुरक्षा की अनुमति दी जाती है। इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ कारों और अन्य सभी कारों पर व्यय संबंधित
व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा कर्मचारियों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार या यूटी प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। एक नीचे निर्देश संख्या दिया गया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आदेश, चुनाव आयोग का जो आदेश का पत्र जो है, पत्र की संख्या यहाँ पे दी गई है। अब स्टार प्रचारक जो हैं उनके बारे में कुछ बिंदु हैं। स्टार प्रचारक द्वारा अभियान को सावधानी से ट्रैक किया जाना चाहिए। सीओ और डीओ को राजनीतिक दलों के प्रचारकों द्वारा किए गए उल्लंघनों के उदाहरणों को ट्रैक करते हुए पार्टी व रजिस्टर बनाए जाने चाहिए। अगला बिंदु है रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में भी शामिल में भी लगाया जा सकता है ताकि इच्छुक पार्टियां इनपुट ले सकें। अगला बिंदु है सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर इत्यादि की तैयारी के लिए प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता के संबंध में सरकारी गेस्ट हाउस के बारे में आप देखें। राज्य गेस्ट हाउस भवन और सदन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे पार्टी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और परामर्श है इनके लिए। ये निर्देश संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं चुनाव आयोग की। आदर्श आचार संहिता के संबंध में सेकंड पॉइंट है कि सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस इत्यादि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा भी आकस्मिक बैठक की अनुमति नहीं है। अतिथि घर में आवंटित व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन, व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकतम 2 वाहनों को गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति दी जा सकती है। कमरों को किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। हालांकि किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के करीब 48 घंटे पहले मतदान या पुनर्मतदान पूरा होने तक स्थिर आवंटन पर स्थिर हो जाएगा। उसके बाद में है कि सरकारी अतिथि गृहों में आवास दिया जा सकता है जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव घोषित किया है, जिन्हें Z+ श्रेणी में राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस शर्त के अधीन इस तरह के आवास को चुनाव संबंधित अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक द्वारा आवंटित कब्जा नहीं किया जाता है। सरकारी गेस्ट हाउस में रहने के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है वाहनों के उपयोग के बारे में। तो स्थानीय प्रशासन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव उम्मीदवारों के साथ ही लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी रखेगा। सीओ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए वीडियो वैन के लिए परमिट जारी करेगा। एक चक्कर रिक्शा भी एक वाहन है। यदि इसे प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है तो व्यय को उम्मीदवार के खाते में माना जाएगा। अगला है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की अधिसूचना की तारीख से जिला प्रशासन चुनाव उम्मीदवारों, प्रतिभागी उम्मीदवारों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आदेशों के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अगला है अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक वाहनों के एक काफिले में चलता है तो काफिला टूटने के बावजूद स्थानीय प्रशासन का वह कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव समाप्त होने तक ऐसे वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे। चुनाव उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव अभियान में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है, जिन्हें विशेष रूप से प्रचार के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। किसी भी अधिकतम वाहन की कोई और तैनाती केवल वाहनों की वास्तविक तैनाती से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों द्वारा इस प्रभाव को नोटिस के बाद ही हो सकती है। अगला है चुनाव अभियान के लिए तैनात वाहनों के ब्यौरे में क्षेत्रों का विवरण जिसमें वाहन संचालित होगा का भी व्यक्त किया जाना चाहिए। प्राप्त किए गए ब्यौरे में चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। कोई भी वाहन जिसे जिला प्रशासन के साथ प्रचार के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है, जिसे अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, को उम्मीदवार के अनाधिकृत प्रचार माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9A के दंड प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है और इसलिए तुरंत कब्जा किया जाएगा।
अगला है राजनीतिक दलों के कार्यालयों के संबंध में। सरकार द्वारा बिजली या उसके उम्मीदवार में पार्टी द्वारा एकाधिकृत नहीं किया जाएगा, उपयोग उचित तरीके से किया जाएगा। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अभियान के कार्यालय के रूप में चुनाव प्रचार के प्रयोजनार्थ के लिए सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए सरकारी उपयोग आवास का उपयोग करने या अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कार्यकर्ता अभियान कार्यालय स्थापित करने के लिए सर्किट हाउस, डाक बंगला का उपयोग नहीं कर सके। अगला है पर्चों, बैनरों और पोस्टरों का मुद्रण है। इसके संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क और एफएम रेडियो पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। किसी भी प्रसारण से पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पूर्वानुमोदन होगा। मीडिया विज्ञापन सहित सभी मुद्रित सामग्री में प्रेस या प्रकाशन का नाम और पता, प्रतियों की संख्या और प्रभारित धनराशि का उल्लेख होगा, इसे तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के दायरे में आएंगे। मुद्रित सामग्री के प्रति और प्रकाशक की ओर से घोषणा प्रिंटर द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी। मीडिया के संबंध में किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण के लिए सभी विज्ञापन प्रमाणन पर निगरानी समिति द्वारा देखा, जांच और प्रमाणित किया जाना चाहिए। विज्ञापन के प्रमाणीकरण पर शिकायतों में भाग लेने के लिए सीईओ को भी अपने स्तर पर समिति का गठन करना होगा। मतदाताओं के परिवहन के संबंध में मतदाताओं को मुफ्त परिवहन के लिए वाहनों की खरीद भर्ती का उपयोग भ्रष्ट अभ्यास है। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार को अपने वाहन के लिए एक वाहन के लिए हकदार है। चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और पूरे वाहन, विधानसभा के लिए अपनी पार्टी या कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन। उपरोक्त सांकेतिक वाहनों के लिए परमिट डीएम या आरओ द्वारा जारी किया जाएगा, वाहनों पर प्रदर्शित जो कि वाहनों के ऊपर प्रदर्शित करना होगा। परमिट को छोड़कर कोई वाहन उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों, श्रमिकों, दलों के लिए 4 से अधिक पहिए के वाहन नहीं होंगे। प्रत्याशी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है सरकारी खर्चे पर पार्टी। मंत्री द्वारा इफ्तार पार्टी इत्यादि जैसे धार्मिक अवसर पर राज्य लागत पर किसी भी मनोरंजन पर प्रतिबंध है। अगला है साधारण आचरण। इसके अंदर किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाने या घृणा को भावना उत्पन्न करने या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तब वही उनकी जातियों और कार्यक्रम पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन में ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना चाहिए जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसी कोई भी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर उनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जिन्हें तोड़ मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। अगला है कि मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पे नहीं है, ये नहीं दी जानी चाहिए। जिस मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों पर निर्वाचन प्रचारकों के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला है साधारण आचरण के बारे में कि सभी राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने, धरना देने का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने इत्यादि के लिए किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार और उनकी
अनुमति के बिना उपयोग करने की अवज्ञा अपने अनुयायियों को नहीं देवें। अगला है, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं जुलूसों में बाधाएं उत्पन्न न करें और उन्हें भंग न करें। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उस स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए। ये कुछ आदर्श आचार संहिता के संबंध में कुछ बातें थी। 26 पेज का ये PDF है। ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ना हो, डाउनलोड करना हो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा आपको ये कहाँ मिलेगा। कि PDF आपको यहीं इसी एप्लीकेशन में मिलेगा, जो ARJ गुरु एप्लीकेशन जो है, जो मैंने आपको बताया था। आप इस ARJ गुरु एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसके अंदर बाद में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये इलेक्शन एंड कैटेगरी नाम से, इलेक्शन एंड BLO नाम से एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर आप जाएँ और उसके बाद में आप इसके अंदर आपको ये PDF है, ये मिल जाएगी। इसके अंदर आपको इलेक्शन से संबंधित और भी कई मैटर मिलेंगे। तो ये आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जानकारी को अपने साथियों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई जंग से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।